नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। जीएसटी एफएक्यू सीरीज इशूड बाय आईसीआई का आगे का डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि आपको फिगर में नजर आ रहा है, फॉरेन गोइंग वेसल ऑब्लिक एयरक्राफ्ट। तो मैं क्वेश्चन नंबर है 95 और इस क्वेश्चन को मैं पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूं। देखिए क्या हो रहा है। यूएसए का ये शिप है, वो इंडिया सामान ड्रॉप करने आता है, अनलोडिंग करता है। तो यहाँ जब वो सामान ड्रॉप कर रहा होगा या अनलोडिंग कर रहा होगा, तो इंडिया के से वो कुछ सामान खरीदता भी होगा, जैसे फ्यूल है, खाने पीने का सामान है, या शिप खराब हो जाए तो उससे रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स है, और सर्विसेज भी ले रहा होगा। तो अब क्या हो रहा है कि इंडिया टू इंडिया, क्योंकि ये फॉरेन गोइंग वेसल जाएगा तो बाहर ही वापस यूएसए या किसी और कंट्री में जाएगा, लेकिन ये लोग जो सप्लाई कर रहे हैं वो इंडिया टू इंडिया सप्लाई कर रहे हैं, इंडिया टू इंडिया सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया आ चुका है ये वेसल। तो आप क्वेश्चन देखिए, वेदर सप्लाई मेड टू ए फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट। तो ये फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट डिफाइंड है इन कस्टम्स एक्ट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 21। तो सिर्फ वेसल मतलब शिप होता है, तो सिर्फ शिप की बात नहीं है, ये एयरक्राफ्ट की भी बात है। तो वेदर सप्लाई मेड टू फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट ऑन द इंडियन पोर्ट is to be treated as export of goods, oblique service और composite supply। तो यहां से जो सप्लाई हो रहा है इसको हम लोग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मानेंगे या नहीं मानेंगे एज पर जीएसटी। अगर ये शिप खराब हो गया या प्लेन खराब हो गया, उसकी सर्विसेज ले रहा है, तो इसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे या नहीं मानेंगे एज पर जीएसटी। तो हम लोग दो करेंगे आपके साथ, कस्टम्स एक्ट के अकॉर्डिंग और आईजीएसटी के अकॉर्डिंग, यानी कि जीएसटी के अकॉर्डिंग क्या स्टेटस है। तो वैसा तो यहां लिखा हुआ है, लेकिन अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट का ये हमारी कस्टम्स की बुक है, इसमें पूरा ये डिटेल में हमने यहां लिखा हुआ है। स्टोर्स, स्टोर्स का मतलब फ्यूल है, स्पेयर पार्ट्स है, जो वेसल और एयरक्राफ्ट में यूज के लिए है। और फिर फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में है। तो यहाँ पर कई 1 2 3 करके लिखा हुआ है कि नवल है, फॉरेन गवर्नमेंट का है, नवल एक्सरसाइज के लिए आया है, कहाँ जा रहा है, कहीं भी जा रहा है। इस तरह से उन्होंने फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट डिफाइन किया हुआ। तो हम लोग इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, अब क्वेश्चन पे जरा स्टिक करते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अब मुझे सबसे पहले बताइए, अगर यहाँ पर यहाँ के कोई सप्लायर फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट, ये रिसिपिएंट हो गया, इसको कोई गुड्स सप्लाई करता है, तो क्या वो एक्सपोर्ट के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो ऑब्वियसली नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट का डेफिनेशन क्या कहता है, कस्टम्स और आईजीएसटी में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का डेफिनेशन सेम है। तो export of goods is defined in section 2 subsection 5 of IGST Act with its grammatical variations and cognate expressions means taking goods out of India to a place outside India। तो ये शिप जो है ये खुद के कंजम्पशन के लिए गुड्स खरीद रहा है, ये ट्रांसपोर्टर नहीं है, ये कार्गो वेसल नहीं है, यहीं पर कंज्यूम होगा या रास्ते में कंज्यूम होगा। तो इसीलिए दिस इज नॉट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड दिस इज नॉट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स because it is not taking goods out of India to a place outside India. Place outside India means beyond 200 nautical mile। और ये सेम डेफिनेशन जो आईजीएसटी में है वही सेम डेफिनेशन कस्टम्स में भी है एक्सपोर्ट का, करेक्ट है। अब कस्टम्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी इसको हम लोग एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे, लेकिन कस्टम्स एक्ट में एक एक्सेप्शन लिखा हुआ सेक्शन 88 सबसेक्शन ए में। मैं आपको किताब में दिखलाता हूं, 88 सबसेक्शन ए और ये बी, जहां पर ये लिखा हुआ है द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 69 एंड चैप्टर 10। 69 है एक्सपोर्ट ऑफ वेयर हाउस गुड्स, चैप्टर 10 है ड्रॉबैक शैल अप्लाई टू स्टोर्स as they apply to other goods subject to the modifications that for the words exported to any place outside India or the word exported wherever they occur, the words taken on board any foreign going vessel or aircraft as stores shall be substituted। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट को कोई स्टोर सप्लाई करता है तो इसको हम एक्सपोर्ट मानेंगे, उसको हम एक्सपोर्ट मानेंगे, लेकिन ऐसा आईजीएसटी में नहीं लिखा हुआ है। तो इसीलिए एज पर कस्टम्स एक्ट 1962 सप्लाई टू फॉरेन गोइंग वेसल वेदर इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, हमने लिखा यस। और आईजीएसटी में ये एक ऐसा एक्सेप्शन नहीं लिखा हुआ है, इसलिए नो लिखा हुआ है। अब एक बार पढ़ देते हैं आपके साथ।
Section 11 subsection B of IGST Act states that the place of supply of goods exported from India shall be location outside India. तो जो एक्सपोर्ट है ही नहीं तो वो लोकेशन आउटसाइड इंडिया का मतलब नहीं बनता। कस्टम्स एक्ट में आते हैं। सेक्शन 88 सबसेक्शन A of the Customs Act provides that any warehouse goods may be taken on board any foreign going vessel as stores without payment of import duty if a shipping bill or a bill of export has been presented in respect of such goods in prescribed form and the export duty has been paid and the proper officer has passed an order for clearance of such goods for exportation. Section 89 of the Customs Act provides that the goods manufactured in India and required as stores on any foreign going vessel may be exported free of duty. तो ये इतना important भी नहीं है, ये ग्रीन लाइन में से हट नहीं रही है, गलती से आगे आप ये हट ही नहीं रही है। खैर, from the above provisions, it is clear that supply of goods to a foreign going vessel is treated as export as per Customs Act. However, as per IGST Act, the export of goods, a relevant criteria is that goods must be taken to a place outside India. So, supply of goods to the vessel may not be considered as goods taken to a place outside India. Hence, this does not satisfy the definition of exports as per IGST Act. Hence, cannot be treated as export. So, IGST Act में it won't be treated as export. अब आते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में। अब बताइए, मान लीजिए शिप खराब हो गया या एयरक्राफ्ट खराब हो गया और इसकी रिपेयरिंग करता है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करता है यहीं पर इंडिया में, तो क्या इसे एक्सपोर्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे? एक्सपोर्ट मानने के लिए सबसे पहले देखना होगा लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है? इंडिया में, इंडिया वाला ही कर रहा है। क्या लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, यानी कि ये जो फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट है, क्या इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है? तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट का डेफिनेशन इन्होंने लिखा हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में, जहां पर ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 को देखेंगे तो या तो रजिस्टर्ड प्लेस लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में तो फिक्स प्लेस होगा, और फिक्स प्लेस भी नहीं है तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस होगा। सी एक बार छोड़ दीजिए, क्योंकि वेयर ए सप्लाई रिसीव्ड एट मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि 3-4 फिक्स एस्टैब्लिशमेंट है आपके, एक रजिस्टर्ड प्लेस भी है, वेदर प्लेस ऑफ बिजनेस और फिक्स एस्टैब्लिशमेंट, द लोकेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न विद द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। तो सी हमारे कोई काम का नहीं है इस जगह में, क्योंकि वो डायरेक्टली वो कहां रिसीव कर रहा है? इस जगह रिसीव कर रहा है। तो क्या आपको लगता है फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट का अगर इंडिया में रजिस्ट्रेशन है, नहीं है तो इंडिया में उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो वो हो जाएगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अब इसमें डिफॉल्ट रूल लगेगा, अगर डिफॉल्ट रूल लगता है तो लोकेशन और रिसिपिएंट जो होगा वो इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी लोकेशन और रिसिपिएंट माना जाएगा एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, तो ये डोमेस्टिक सप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर किसी फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट का ना वो रजिस्टर्ड है इंडिया में, ना कोई उसका इंडिया में फिक्स एस्टैब्लिशमेंट है, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट विल बी ट्रीटेड एज आउटसाइड इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई विल आल्सो बी ट्रीटेड एज आउटसाइड इंडिया। इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट सप्लाई इफ दो और कंडीशन सेटिस्फाई कर ले कि उसको कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसा मिल रहा हो और ऑब्वियसली वाकई में डिस्टिंक्ट पर्सन हो, ये फिफ्थ वाला, यानी कि हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस नहीं हो, 2 सेपरेट डिस्टिंक्ट पर्सन हो, उस तरह से। तो ये कहानी है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की। तो हम कस्टम्स एक्ट को तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से कोई देना नहीं है, इसलिए नॉट एप्लीकेबल लिख दिया। आईजीएसटी में भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं माना जाएगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता तो माना जाएगा। तो इसमें नो और यस इफ सेक्शन कंडीशंस ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 इज सेटिस्फाइड, वो हम लोग यहां लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूं, तो ये हमने यहां लिख दिया है। अब आगे मैं पढ़ देता हूं आपके साथ। ये वाला, इन केस सर्विसेज आर सप्लाइड टू फॉरेन गोइंग वेसल द स्टेटस ऑफ एक्सपोर्ट शैल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द डेफिनेशन गिवन इन दिस, जो ये 5 है। From the above definition, the key condition for services to foreign going vessel is that the location of the recipient shall be outside India. Location of recipient of service is defined in this, जो हमने आपको यहाँ से डिस्कस भी कर लिया। From the above definition, it is clear that if foreign going vessel has registered place of business in India or fixed establishment in India or its usual place of business in India, then it cannot be considered as export of service. लेकिन अगर ये तीनों इंडिया में नहीं है तो it might be considered as export of service. Place of supply shall be decided based on the criteria given in section 13 of the IGST Act, जो सेक्शन, लेकिन हम लोग इसमें डिफॉल्ट रूल लगा रहे हैं। नाउ एक चीज और रह गई, कुछ सप्लायर क्या करते हैं, बाहर से मान लीजिए एक एयरक्राफ्ट में कोई एक स्पेशल
पार्ट्स लगता है, वो इंपोर्ट करते हैं, मान लिया कोरिया से इंपोर्ट कर लिया और कस्टम वेयरहाउस में डिपॉजिट करवा दिया, और कस्टम वेयरहाउस से ही उसको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं किया, कस्टम वेयरहाउस से फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट पे दे दिया, तो उसको हम लोग सप्लाई ही नहीं मानेंगे। तो in case imported goods are warehoused and from where they are supplied to foreign going vessel, then the benefit of section 8A of schedule 3 of CGST act may be availed as per entry 8A of schedule 3, जो जहां पर transaction will be neither treated as supply of goods nor supply of services. Supply of warehouse goods to any person before clearance for home consumption shall be treated neither as supply of goods nor supply of services. Hence, no tax is required to be paid. However, this shall not be considered as export of goods for the reasons stated above. तो ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा, लेकिन इसको सप्लाई भी नहीं माना जाएगा। तो जब सप्लाई नहीं है तो टैक्स दिया ही नहीं, जब टैक्स दिया ही नहीं तो कोई रिफंड का भी मतलब नहीं बनता। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत ही कम जगह आपके प्रैक्टिकली काम आएगा, लेकिन एकेडमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। सीए फाइनल, सीएस प्रोफेशनल, सीएमए फाइनल में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है और इस पर केस स्टडी बहुत अच्छा बन सकता है, तो इसको जरूर से तैयार करके जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। हमारी वेबसाइट को जरूर से विजिट कीजिएगा taxbykk.com को, वहाँ पर क्लासेस हैं, बुक्स हैं, और हम लोग काफ़ी अच्छे तरह से जीएसटी आपको समझाते हैं, और वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा एकेडमिकली और प्रैक्टिकली ऑल्सो। सो थैंक यू।